गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है आपके अपने ट्रिपल ओम अकेडमी की यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं GDARO सेंटर का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आप सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि जो बच्चे आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हर टाइप का प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सॉल्व करने। उससे उनको ये पता चल जाता है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि हम एक प्रैक्टिस सेट को आपको 2 वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम जो फर्स्ट वीडियो होती है उसमें हम आपको जीके और जीएस का पोर्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, और सेकंड जो वीडियो होती है उसमें हम आपको उसका मैथ का और रीजनिंग का जो सेक्शन है या पोर्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस वाले पोर्शन में हम आपको मैथ का और रीजनिंग का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था वो कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। ठीक है, चलते हैं अपने मैथ के पोर्शन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है भाग 3, जो कि हमारा गणित का होता है, मैथ का होता है, जो हमारे 15 क्वेश्चन को कवर करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या दे रखा है। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है तो P का वर्ग है। क्या दे रखा क्वेश्चन? यदि Q एक प्राकृतिक संख्या है तो P का वर्ग हो, P है डैश। जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें एक बताना है कि P है। तो P क्या Q के बराबर? नहीं। Q से बड़ा? नहीं। Q का वर्गमूल? नहीं। ये क्या है? P जो है Q का वर्ग है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है C। तो C इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 32। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या दे रखा है 32। ये रहा आपका स्क्रीन में क्लियर है। ये रहा भिन्नों, जो ये भिन्न दे रखी हैं आपको, को अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, जो ये भिन्न दे रखी है इनको अवरोही क्रम में लिखना है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है हमारा कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे क्या बड़ा, फिर उससे क्या, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस ऑर्डर में लिखनी है हमें। ठीक है, ये अब देखो सबसे पहले दे रखा क्या है। इसको करने के कई वे हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 वे बता देती हूँ। देखो इसमें एक वे तो ये है कि आपको जो दे रखा है सिंपली उसको उससे डिवाइड कर दो। मीन्स जैसे कि ऊपर क्या दे रखा? 44 दे रखा, नीचे दे रखा 49। सिंपली इसको क्या, इससे डिवाइड करके जो आएगा उसको लिख लो। ऐसे ही सबको करके फिर जो सबसे बड़ा आता है उसको पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कर लेना। लेकिन ये थोड़ा टिपिकल और कई बार इसमें आंसर निकलता भी नहीं है। क्यों? वो देखो इसलिए क्योंकि देखो 49 हो गया, 38 हो गया, 25 हो गया, 29, इनकी टेबल मोस्टली आती नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप? मल्टीप्लाई कर करके करोगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर भी नहीं पाओगे, और करोगे भी तो मोस्टली ज़्यादातर क्या होगा, ये रॉन्ग होगा आपका क्वेश्चन। तो इसको करने का एक सिंपल वे ये है कि आप इसको ऐसे कर लो। देखो 44, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो। ये रहा। ठीक है, देखो जैसे 44 और 49 में डिफरेंस कितने का दे रखा? 5 का है। तो 44 के नीचे 5 लिख लो। ठीक है, इनमें डिफरेंस कितने का था? 5 का, तो मैंने 5 लिख लिया नीचे। ऐसे ही 33 और 38 में डिफरेंस कितने का दे रखा है? 5 का है ना, तो 33 के नीचे 5 आ जाएगा। इसमें 22 में और 25 में डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? कितने का है? 3 का। ऐसे ही और 24 और 29 में अंतर कितने का? 5 का। अब देखो इनको इनसे डिवाइड करना, इनके अंतर से डिवाइड करना, क्योंकि अब 5 की, 3 की और 5 की, इन सब की टेबल आपको आती होगी और ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इनका डिफरेंस लिया और उससे उसको डिवाइड करेंगे। जब इसको सिंपली आप इनको क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा सबसे पहले बड़े वाला, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला, फिर उससे छोटे वाला, ऐसे अरेंज करना है। तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 32 का, वो आएगा बी। खुद करके देख लेना आप, बी आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या दे रखा है? 22, 54, 135 और 198 का एलसीएम निकालना है। शायद सभी बच्चों को एलसीएम निकालना आता होगा, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ। जो भी दे रखे होते हैं ना डिजिट या नंबर, उनको पहले हमें एक साथ लिखना होता है। देखो कैसे, जैसे कि हमें दे रखा है 22 और 54। ठीक है, फिर उसके बाद में 1
35, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है 198, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे करके सब पहले सबसे छोटी टेबल लेंगे जिससे ये सारे कटते होंगे, नहीं भी कटते होंगे तो उसको स्किप कर देंगे, लेकिन छोटी से बड़ी की तरफ चलना है। तो जैसे पहले सबसे पहले 2 लेंगे, 2 से हमारा 11 कट जाएगा, ठीक है। 54 कट जाएगा, कितने पे जाएगा हमारा 27 आएगा। फिर ऐसे ही हमारा ये नहीं कटेगा 135, फिर हम इसको छोड़ देंगे, 198 कट जाएगा, कितने पे जाएगा 2 नीम 18, फिर 2 नीम 18, 99 आ गया, ठीक है। ऐसे ही फिर हम फिर 2 से देखेंगे, अगर 2 से नहीं कट रहा तो फिर 3 से लेंगे, फिर ये 3 से कट जाएगा, ऐसे ही फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, फिर हमारा 5 से जाएगा, फिर हमारा कितने से 11 से जाएगा। ऐसे खुद करके देखना आप, क्योंकि मैथ को क्या है समझना ही जरूरी नहीं होता, खुद करके देखना होता है, तब वो हमें अच्छे से आता है समझ में। जब आप इसको करोगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 33 का, तो वो आएगा हमारा सी। 2 की 1 पावर आएगी और 3 की 3 और 5 की 1 और 11 की 1। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 1 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा और 5 से 1 बार और 11 से 1 बार। तो अब देखो 3 की पावर कितने बार है, 3 बार है, तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं, 2 एक ही बार है, 5 एक बार है, 11 एक बार है, तो ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ठीक है। एक को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 34। देखो वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:3 या 4:3 दे रखा है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, वर्तमान में दीपक की आयु कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या दे रखा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात दे रखा है। तो मानो मैंने ये पहले ली हमने अरुण की आयु और ये हमारी दीपक की आयु का अनुपात हो गया, ठीक है। अब देखो उन्होंने ये सेकंड लाइन में क्या बोला हुआ है, 6 वर्ष बाद। अगर बाद बोला जाता है तो जितने वर्ष बाद बोला जाता है उसमें ऐड कर देते हैं, और पहले बोला जाता तो उतने ही वर्ष उसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब उसने 6 वर्ष बाद बोला तो दोनों की आयु में मैं क्या करूंगी, 6 क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, 6 है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु है। हाँ देखो, हाँ इधर मैंने क्या करा, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु कितनी थी, 4x प्लस के 6, वो कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है, ये दे रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, 26 में से 6 जाएगा, 20 बचेगा। हाँ तो देखो 4x बराबर कितना आया, 20, ठीक है। और x बराबर क्या आएगा, जब 4 इधर जाएगा इसके नीचे तो कट के क्या आएगा 5, तो x की वैल्यू क्या निकली 5, x की वैल्यू निकल गई 5। हाँ अब उसने पूछा है कि वर्तमान में दीपक की आयु कितनी होगी, ठीक है। रेशो क्या था उसका, उन दोनों की आयु का वर्तमान में ये था। अब x की वैल्यू क्या निकली हमारी 5। अब वर्तमान में किसकी पूछी है उसने, दीपक की आयु 3x थी, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आया 15, 3 पंजे 15। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में 15 कहाँ दे रखा है, ए में, तो ए हो गया इसका सही उत्तर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 35, द टी शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब होता है जिस मूल्य से हम उसको बेचते हैं, सेलिंग प्राइस। 10 टी शर्ट का विक्रय मूल्य 13 टी शर्ट के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य जो हम जिस मूल्य से उसको खरीदते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा कौन सा, सेलिंग प्राइस जिससे हम उसको बेचते हैं, और जिससे कॉस्ट प्राइस जिससे हम उसको खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारा लागत मूल्य। लेन देन में हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, 10 हमारी टी शर्ट की जो विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं, बराबर है 13 का क्या, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सीपी। अब देखो इन प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक साइड कर लेते हैं और इनको वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। तो देखो सेलिंग प्राइस यहाँ रह गया और इसके नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस, और ये बचा हमारे यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 10 है। अब देखो सेलिंग प्राइस 13 और कॉस्ट प्राइस हमारा 10, मीन्स जो हम बेचने वाला मूल्य वो 13 है और जो जिससे खरीदा वो 10 है, सॉरी। तो जो चीज हम कोई भी वस्तु 10 से खरीदें 13 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ ना, लाभ हुआ। तो देखो 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हो रहा, 10 पे, क्योंकि 10 पे खरीदिए 13 पे बेच रहे हैं, 10 पे हुआ, ठीक है। 3 रुपए का लाभ 10 पे हुआ, और परसेंट के लिए ले लेते हैं 100। तो देखो ये कटेगा कैसे, 10 दही 100, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 10 था, जब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 30% आ जाएगा। एक बार और देख
तो और समझा देती हूँ। देखो 3 का प्रॉफिट हुआ था, कितने पे हुआ था? 10 पे, और परसेंट के लिए ले लेते हैं 100। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 10, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 धाई 30, तो कितना आएगा? 30%। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कहाँ दे रखा है? ये रहा। तो डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है? 25:1, तो ब्याज की दर कितनी है? ठीक है, ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है आपका। कौन सा? वो हमारा एसआई का होता है ना, मूलधन गुना में दर गुना में 100 में बटे में 100, उससे निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका जो आंसर है वो आएगा 4%। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कोई धन वार्षिक ब्याज की दर से 10% की बजाय 8% की दर पर उधार लिया जाए तो 220 की वार्षिक हानि होती है, मूलधन ज्ञात करो। ये भी उसी फॉर्मूले से निकलेगा। 37 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 38। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है। ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। आगे क्या दे रखा है? आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोनों एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों उसी कार्य को एक साथ कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है? ध्यान से सुनना। देखो, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों की वर्तमान आयु लेंगे। तो पहले पुत्र की आयु ले ली हमने, एक्स मान ली। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या? पिता की जो वर्तमान आयु ना पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो ये तो पुत्र की है। ठीक है, पुत्र की मैंने ऐसे लिख ली। अब जो पिता है उसकी हमने क्या बोल रखा? उसने 3 गुनी है, तो 3x हो गया। अब उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? 3 वर्ष बाद, मतलब वर्ष बाद में बोला है तो ऐड होगा, 3 होगा, तो दोनों में क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पिता की में 3x प्लस के 3 कर लेते हैं। हाँ, 3 वर्ष बाद इनकी ये हो गई, और पुत्र की है 3 वर्ष बाद ये हो गई। ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से, जो ये पुत्र की आयु इसकी दुगनी से, मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अधिक है और 7 और जोड़ देंगे। ठीक है, होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना है। अब बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले इस 2 को अंदर ले जाएंगे। 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस के 6 प्लस के यहाँ पे 7 दे रखा है। ठीक है, 6 और 7 ये 13 हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं। देखो, यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ पे ये 3x प्लस के 3 तो चल ही रहा, ये हो गया हमारा 2x प्लस के 13। तो यहाँ पे कितना है? 3x प्लस के 3, और यहाँ पे 2x प्लस के 13। जब इस 3 को मैं इधर लाऊंगी तो यहाँ 10 बचेगा। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, और जब मैं 2x को इधर ले जाऊंगी तो 2x जब 3x में से घटेगा तो एक x बचेगा, और x की वैल्यू क्या आई है? यहाँ पे 10। खुद सॉल्व करेंगे ना, x की वैल्यू 10 ही आएगी। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में 10 कहाँ दे रखे हैं? ये रही। तो ये रहा हमारा सी इसका सही उत्तर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये रहा हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, ये रहा। 6 वर्ष बाद, सॉरी, 6 के 5 क्रमागत गुणकों का योग कितना दे रखा है? 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग कितना दे रखा है? 2040 है। तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करना है हमें। देखो अब कैसे करना है। सबसे पहले हमें 6 के 5 क्रमागत गुणज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, एक तो ये 6 ही हो गया। ठीक है, उसके सॉरी गुणज पूछे ना, तो ये रहा 6 होगा, 6x होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी होगा। फिर उसके बाद में 6x में फिर 6 जमा कर देंगे। फिर उसके बाद में 6x में फिर ये 6 तो है, फिर एक बार और 6 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6x तो है, फिर इस 12 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 जोड़ेंगे, हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देखो कैसे आया। उसने गुणज पूछे हैं तो 6 तो है ही, और इसमें कुछ ना कुछ गुणज होगा, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो 6x हो गया। फिर 6x में 6 जोड़ेंगे, फिर 6x में ये तो 6 था, फिर इसमें एक बार और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24। तो कितने पूछे? उसने 5 पूछे थे। 1 2 3
4 5 5 हो गई ना। अब इनका क्या पूछा, योग, तो इनको जोड़ लेंगे सबको। सबको जब हम जोड़ेंगे, जमा करेंगे तो वो कितना है, 2040 है। ठीक है, तो इन दोनों इन सभी को 2040 के बराबर रखेंगे, फिर सारे एक्सों को एक तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, और जो ये हमारी संख्याएं ये रही 6 12 18 24 इनको जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो करने का तरीका क्या है इसका, ऐसे ही 6x प्लस में 6x प्लस के 6 प्लस के 6x प्लस के 12, फिर उसके बाद में 6x प्लस के 12 के बाद 18, और उसके बाद 6x प्लस के 18 के बाद क्या आ जाएगा 24, बराबर क्या दे रखा है हमारा 2040। अब देखो 1 6x 2 3 4 5, अब कितना होगा 6 पंजे 30, 30x बराबर, जब इन सब को जोड़ेंगे इनको, तो जो भी आएगा पहले 2040 में से उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में ये 30 चले जाएगा नीचे। ठीक है, हाँ, नीचे जाने के बाद में वहां से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू जो भी निकलेगी, अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, सबसे बड़ा गुणज। सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, ये वाला 6x प्लस के 24। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देंगे, और क्या x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो जो उसको सॉल्व करने के बाद में हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी इसकी, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तो आ जाएगी यहाँ से 66। ठीक है, जब आप निकाल लेना x की वैल्यू 66 आएगी। जब x की वैल्यू 66 हम 6x प्लस के 24 में रखेंगे तो वहां से हमारी 420 आएगी। आप सॉल्व कर लेना, 420 ही आएगी। तो ये हो गया इसका एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, ये रहा, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, ये रहा हमारा, ये दे रखा है इक्वेशन की फॉर्म में। यदि उसकी एक भुजा ये है तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, इक्वेशन की फॉर्म में, समीकरण की फॉर्म में, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखो वो कैसे करेंगे। आयत आपको पता होगा ऐसा होता है आयत। ठीक है, हाँ, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, ये होता है ना। हम कैसे करेंगे, उसका एक क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल को लिख लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा, 5y प्लस के 3 और y स्क्वेयर माइनस के 16 ये। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक भुजा ये है और एक भुजा गुना में दूसरी भुजा, यही तो होता है। अब एक भुजा दे रखी है, एक दूसरी भुजा निकालनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये थी हमारी एक भुजा, ये रही 5y स्क्वेयर माइनस के y, ये रही, और माइनस के 12, तो दूसरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये यहीं पे रह जाएगी, तो यहाँ से हमें दूसरी भुजा इजीली मिल जाएगी। तो देखो अब इसे सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा क्या, ये मतलब ऐसे देखो, ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, साइड में हमारी सेकंड भुजा है, यहाँ से 5 से 5 कट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके इसके और इसके फैक्टर करनी है, तो देखो यहाँ पे आया y प्लस के 3, ये रहा, और यहाँ पे जब इसको, ये हमारा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा, y स्क्वेयर माइनस का 4 का स्क्वेयर। ठीक है, ये रहा देखो, y स्क्वेयर माइनस के 4 का स्क्वेयर फॉर्मूला बन जाएगा। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस के b और a प्लस के b। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा हमारा y माइनस के 4 और एक आएगा y प्लस के 4। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, y स्क्वेयर माइनस के 16 कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं उसको कैसे आया, देखो y प्लस के 3, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो अभी आया था हमारा y माइनस के 4 और y प्लस के 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये सॉल्व हो गया हमारा ऊपर वाला। अब नीचे क्या दे रखा है, जब देखो ये रहा, जो नीचे दे रखा हमारा ये रहा y स्क्वेयर माइनस के y माइनस के 12। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके जब फैक्टर करेंगे ना तो हमारा आएगा y, ये कहाँ, ये रहा, जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा y माइनस के 4 आएगा, और एक आएगा हमारे y प्लस के 3। ठीक है, ये इसके फैक्टर आएंगे, क्योंकि देखो ऐसे दो फैक्टर ढूंढने इसके, जो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो हमारे 12 आए और जमा घटा करने पे हमारा माइनस के y बचे, ऐसे फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें ऊपर क्या था हमारा, जब अभी हमने किया था y प्लस के 3 और हमारा क्या था, एक y माइनस के 4 था और एक y प्लस के 4 था। अब देखो क्या क्या कट होते हैं, 5 तो पहले ही कट हो गया था, माइनस वाला कट हो गया और प्लस वाला बचा क्या, y प्लस के 4। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, y प्लस के 4 है कहीं, है, ये रहा डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो बस इसमें क्या था, इसके फैक्टर करने थे बस, और अगर हमारी संख्या की फॉर्म में होता तो इजीली हो जाता। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रहा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये रहा, दो आयताकार फलों के बगीचे का आकार दे रखा है हमें,
शेष भाग में घास लगी हुई है तो घास का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हाँ, और सॉल्व करने के बाद में इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा 894। ठीक है, तो क्या हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखा है, ये रहा। एक्स के किस मान के लिए आकृति का परिमाप 77 सेंटीमीटर होगा। अब देखो क्या है, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होगा, जो उसकी बाहरी लाइन होती है ना, बाउंड्री जिनको बोलते हैं, उनको ऐड करते चले जाओ, वो उसका परिमाप होता है। मान लो ये मेरा आयत है, इसका परिमाप पूछे तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मीन्स चारों भुजाओं का योग। अब तो ये तो थी हमारी आयत, अगर कोई हमें उस शेप का पता नहीं है, मान लो ये मेरी कोई शेप है, अब इसका परिमाप पूछे तो कैसे निकालोगे, ये भुजा प्लस में ये मतलब जितनी भी इसकी बाउंड्री है, बाहर वाला या परिधि बोल दो, उनका योग निकाल लेते हैं, वो उसका परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी क्वेश्चन में पूछा है, इसमें पूछा क्या था, एक्स के किस मान के लिए, मीन्स एक्स का वैल्यू निकालनी है इसमें, और इसका परिधि मीन्स परिमाप दे रखा कितना, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, सब जो जितनी भी भुजा दे रखी है इसको, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, देखो ये रही, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलेंगे, एक्स प्लस के 1 यहाँ पे ले लिया, प्लस में x प्लस के 2 ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या दे रखा, देखो ये रहा, हटा देती हूँ यहाँ से, ये रहा 2x प्लस के 2, ये रहा 2x प्लस के 2 दे रखा था, हाँ, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, मीन्स सारी जो ये हैं परिधि हैं, मीन्स बाहरी बाउंड्री लाइन है, इनको क्या कर लेंगे, सबको एक साथ ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम पहले एक्स एक्स को जोड़ेंगे और फिर ये हमारे जो संख्याएं इनको जोड़ेंगे, और बराबर में हमें 77 दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे, जब हम इन सभी को लेंगे तो हमारा, जब इनको जोड़ लेना, 7x प्लस के 7 आ जाएगा, और बराबर में हमारा 77 दे रखा है। जब इसको इधर साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, हमारा यहाँ 70 बचेगा, यहाँ पे हमारा 7x है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 10। चलते हैं अपने ऑप्शनों की तरफ, 10 कहाँ दे रखा, ऑप्शन सी में, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 44। एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितनी मीटर क्यूब मिट्टी की जरूरत पड़ेगी या उसे खोदने पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, कुआं हमारा किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ना, तो ये क्या होगा, बेलन की तरह हो गया। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 यही होती है, हाँ। आर ये हमारा व्यास दे रखा, तो इसका हाफ हो जाएगा, 1 हो गया, हाँ। अब 7 मीटर मीन्स ये गहराई मीन्स ऊंचाई होगी, ये होगी, तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, और क्या आएगा, 22 आ गया, तो 22 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर क्या है हमारा, 22। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, ये रहा हमारा सी इसका सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है, ये रहा, आपको क्लियर होगा। किसी घन जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और घन की भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो देखो कैसे करेंगे, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ठीक है, 6 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 और 5, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रीजनिंग का पोर्शन, तर्क शक्ति का पोर्शन आ जाता है, जो 5 क्वेश्चन कवर करता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मीन्स 46। किसी एक निश्चित भाषा में WOMEN को OWMEN के रूप में लिखा जाता, उसी कोड के भाषा में NOTES को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका, आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या लिखा, WOMEN को उन्होंने कैसे लिखा है, ध्यान से देखना, OWMEN। अब देखो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर। अब उन्होंने लिखवाना क्या है हमें, देखो NOTES। अब सिंपल है, इसको इधर पहले O आएगा, फिर इसको इधर N, फिर यहाँ पे T। अब पूरा देखने की नीड ही नहीं है, अब ऑप्शन की तरफ चलो, ONT देखते हैं सबसे पहले, ONT सी में है, तो सी इसका क्या होगा, सही उत्तर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित श्रृंखला में से जो यहाँ पे हमारा
क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, की जगह कौन सा संख्या आएगी या कौन सी संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, ये रही। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 और 7 में 5 का अंतर है। ठीक है, और 7 से 14 में कितने का, 7 का है। पहले 5 का था, फिर 7 का है। 14 से 23 का में 9 का है, फिर 9 के बाद 2 का अंतर बढ़ रहा, पहले 5 का था, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर किसका आएगा, 11 का, फिर उसके बाद यहाँ पे 13 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 आएगा। करके देख लेना आप, क्या आएगा, 34 आएगा। सी इसका सही उत्तर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसके पिता की पत्नी की बेटी एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा पिता। तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। देखो, बकरा, बिल्ली, गाय। अब इनको थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको क्या डिफरेंट सा लग रहा, बताओ। देखो, बकरा, बिल्ली, गाय, ये क्या है, हमारे जानवर हैं, लेकिन जो ये मुर्गी है ये हमारी पक्षी है। ठीक है, तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित, जैसे कि प्रतिमा, आकार और गाना, धुन। तो इसका डी क्या है सही उत्तर। ठीक है, तो ये थे आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपके लिए कितनी यूज़फुल है ये आपको जब आपने ये पेपर देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप इसी तरह प्रैक्टिस सेटों का यूज़फुल या आनंद उठा सकें और आपके लिए वो यूज़फुल हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।